इस देश की सरकार ने जमीन को छीनने के जितने हथकंडे हो सकते हैं वो सारे के सारे हथकंडे वो लोग अपना रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में हम सब ने देखा कि आदिवासी बहनों को किस तरीके से नंगा करके परेड कराया गया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नौजवान के ऊपर एक व्यक्ति आता है, पेशाब करके चला जाता है। रोज इस तरीके की घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। कोई आके मूत करके चला जाए, कोई कुछ और करके चला जाए, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि वो डेली झेल रहे हैं। आज की तारीख में आदिवासी किस तरीके का क्राइसिस से जूझ रहा है। जहां बीजेपी को मौका मिल रहा है वहां बीजेपी कर रही है, जहां कांग्रेस के पास मौका है वहां कांग्रेस कर रही है। तो आदिवासियों के लिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। एक सारनाथ है, दूसरा नागनाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी, आप तमाम साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर खास करके जो ट्राइबल मूवमेंट चल रहे हैं उन सबके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाता हूँ। साथियों, अभी कुछ तस्वीरें हम सबने देखी जब G20 चल रहा था, तब एक तस्वीर आई थी कि राजघाट पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हम लोग देखते हैं जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन अगर हम लोग सेंट्रल इंडिया में देखेंगे, मध्य भारत में देखेंगे, आप गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक चले जाइए और फिर नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा उठा करके देख लीजिए। ये जो 15-16 स्टेट इस बीच में पड़ रहे हैं, इस लाइन पे जो पड़ रहे हैं, यहाँ पर दरअसल इस देश की सरकार ने बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। जिस देश को बुद्ध के नाम से आइडेंटिफाई किया गया, उस देश के भीतर सरकार ने युद्ध छेड़ा हुआ है। नियमगिरी ही एकमात्र जगह नहीं है जहां पर इस तरीके का युद्ध चल रहा है। जिन दो बिल्स की सर ने बात की थी, उसमें एक और बिल ऐड होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और बिल जो पिछले साल पास किया गया था इस देश की सरकार से, वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल में जो कॉजेज उन्होंने दिए थे, जो कारण उन्होंने बताए थे कि जिन वजहों से सरकार जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, कुछ तो आइडेंटिफाइड है कि सफारी पार्क बनाना है, टूरिस्ट प्लेस बनाना है, या कुछ और किसी तरीके के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। वो सरकारी है, प्राइवेट है, लेकिन उनके साथ साथ एक और कॉज है जिसको लिखा गया एनी अदर रीजन। ये जो एनी अदर है, ये एनी अदर बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। इस एनी अदर में सारा कुछ उन्होंने लपेट लिया, सारा लपेट लिया। आप देख लीजिए, पुराने प्रोजेक्ट तो जितने चल रहे थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के आने के बाद कहा इस देश की सरकार ने, कहा क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इस देश में जो ट्राइबल एरिया है उसमें 18 जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया, नए जोन, जिन्हें कहा गया कि ये टाइगर रिजर्व जोन बनाए जाएंगे। 54 पहले से हैं। 1973 में ये टाइगर बचाने के नाम पर एक खेल शुरू हुआ था। हम लोग देखते हैं जिम कॉर्बेट से कहानी शुरू होती है। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने उत्तराखंड में बनाया इस प्रोजेक्ट को, और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ टाइगर बचाने के नाम पर। और हमने देखा कि पिछले सालों में मध्य प्रदेश का, याद है आप सबको, कूनो में क्या हुआ। कुछ बाहर से चीते लाए गए, वो सारे के सारे चीते आज की तारीख में खत्म हो चुके, कुछ एक जिंदा बचे हैं। लेकिन उन चीतों के नाम पर 21 आदिवासी गांवों को वहां से हटा दिया गया। अब ये जो नए 18 जोन आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये हजारों हेक्टेयर की जमीनें इन इलाकों में शामिल की गई है। 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं राजस्थान का, जिसमें एक पहले से 4 जोन वहां पर है टाइगर रिजर्व के नाम पर, जिसमें रणथंभौर, सरिस्का, इन सबको तो हम लोग जानते ही हैं। 2 नए जोन जो आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें एक जोन कहा गया है धौलपुर के भीतर बनेगा। धौलपुर बेसिकली राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगता हुआ बॉर्डर का हिस्सा है।
कहा गया है कि वहां पर इनिशियल डेज में 50 आदिवासी गांवों को डिस्प्लेस किया जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा इलाका दक्षिणी राजस्थान में आइडेंटिफाई किया गया जिसे हम लोग कुंभलगढ़ के नाम से जानते हैं। वहां पर भी जो गांवों का डेटा निकल करके आ रहा है शुरुआती दौर में लगभग 35 से 40 के बीच में, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, वो फाइंड आउट करेंगे तो पता चल जाएगा, 35 के आसपास गांव वहां पर शामिल है। और कहा क्या गया, अखबार में खबर छपी, खबर में लिखा गया कि करोड़पति बनने वाले हैं टाइगर रिजर्व में विस्थापित होने वाले गांवों के परिवार। 21 साल से बड़े हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेगा। दैनिक भास्कर की कटिंग है, तारीख है 31 अगस्त 2023। ये कह करके 50 आदिवासी गांवों में सर्वे किया गया और कहा जा रहा है कि सबको 15-15 लाख रुपया मिला जाएगा। ये उसी तरीके का वादा है जब 2014 से पहले भी आप सबको 15-15 लाख रुपए का वादा किया गया था। हम सब लोग जानते हैं कि आज तक इस देश में जहां कहीं भी विस्थापन हुआ है एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई है। पैसा तो छोड़िए, जमीन बदले जमीन तक नहीं दी गई। और इस तरीके का हवा बना करके राज्य सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया केंद्र सरकार के इशारे पर, जबकि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र में जो है बीजेपी है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है। इसी तरीके का नोटिफाई किया गया कि इसी तरीके से आपका जो है कुंभलगढ़ में आपको पैसे दिए जाएंगे। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के आने के बाद में है। फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल की जब बात आई तो इसी धौलपुर का एक लगता हुआ हिस्सा है जिसे हम लोग करौली के नाम से जानते हैं, वहां पर भी कई मिलियन टन्स की माइनिंग का एक प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से पेंडिंग था। पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तब से 2011-12 में उसको आइडेंटिफाई किया गया था और अब दोबारा वहां पर माइनिंग को शुरू करने का सिलसिला चालू हो चुका है। ये आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के आने के फिर से बाद। पहले ये बंद हो चुका था किसी वजह से, लेकिन जैसे ही ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया इसके बाद से इस प्रोजेक्ट को भी शुरू कर दिया गया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में इसी तरीके से माइनिंग के नए टेंडर्स निकाले गए, वहां के आदिवासियों ने विरोध किया, तब जाकर के आज की तारीख में 17 सितंबर को एक नोटिस मध्य प्रदेश सरकार निकालती है, कहती है कि हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। कल की तारीख में एक नोटिस निकला था जो है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे के पूरे मध्य भारत में इस देश की सरकार ने जमीन को छीनने के जितने हथकंडे हो सकते हैं वो सारे के सारे हथकंडे वो लोग अपना रहे हैं। अभी हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो बन रहा है, अभी राजस्थान का एक हिस्सा कवर हो चुका है जयपुर तक का, और उससे आगे का सिलसिला चल रहा है। अभी की तारीख में मध्य प्रदेश का हिस्सा, खास करके रतलाम, झाबुआ और उसके आसपास का हिस्सा, और गुजरात के दाहोद और उसके आसपास का हिस्सा जो महाराष्ट्र तक जाता है, मुंबई तक जाता है, उस पूरे इलाके में जमीनें छीनी जा रही है। जिस फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कही थी 2006 की, जिसके तहत जमीनों पर आदिवासी पट्टे दिए जाएंगे, इस देश की पार्लियामेंट में पिछले साल जो विंटर सेशन था उसमें सरकार ने आंकड़े दिए, कहा कि लगभग कम्युनिटी और इंडिविजुअल लैंड के जो एप्लीकेशन है लगभग 44 लाख एप्लीकेशन आए हैं। इस देश में 14 करोड़ आदिवासियों की संख्या है आज की तारीख में लगभग, और एप्लीकेशन आए मात्र 44 लाख के आसपास। उसमें से 23 लाख के एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया, बाकियों को रिफ्यूज कर दिया गया। और अभी आप सोचिए 44 लाख से ऊपर के जो नंबर्स हैं उन्होंने तो एप्लीकेशन फाइल किया ही नहीं अभी तक। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, क्योंकि इन इलाकों में, जिन इलाकों से अब ये रोड निकल रही है, इन इलाकों के आदिवासियों के पास जमीनों पर पट्टे नहीं है। 2019 में जब जिस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की सर बात कर रहे थे, उस वर्डिक्ट को जब आया था उसके खिलाफ एक बड़ा सारा प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट के बाद उसे होल्ड पर डाला गया था। और उस बिल के आने के, उस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, राज्य सरकारों को आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप एप्लीकेशंस को रिव्यू कीजिए। लेकिन आज की तारीख में एक भी एप्लीकेशन किसी भी राज्य सरकार ने रिव्यू नहीं किया, और उसका खामियाजा ये हुआ कि ये जो इलाकों में आदिवासी थे उनकी सारी की सारी जमीनें बिना किसी मुआवजे के, ये कहते हुए कि ये जमीन आपने कब्जा ही हुई है, इल्लीगल इंक्रोचमेंट है, और ये कहते हुए जो लोग
सदियों से उस जमीन पर रहते आ रहे थे, उनको बेदखल कर दिया गया। जब हम सब लोग कोविड के दौरान अपने लिए हॉस्पिटल में बेड खोज रहे थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर खोज रहे थे, उस समय जिसे हम लोग सरदार पटेल स्टेच्यू बना हुआ है गुजरात के भीतर, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से सब लोग जानते हैं, वहां पर उसकी पार्किंग बनाने के लिए 12 आदिवासी गांवों को उजाड़ दिया गया था, सिर्फ स्टेच्यू की पार्किंग के लिए। उससे पहले स्टेच्यू बनाने के नाम पर जितना सारा डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट होना था वो सारा कर दिया गया। लेकिन कोविड के दौरान ये काम किया गया कि वहां के आदिवासियों को पार्किंग की जमीन छीनने के नाम पर डिस्प्लेस कर दिया गया। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरीके की स्थिति इस देश में आदिवासियों की है, आदिवासी आज की तारीख में अपने सर्वाइवल के संकट से जूझ रहा है। बाकी लोग अलग अलग तरीके का संकट जूझ रहे हैं इस देश में। किसी की लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, किसी की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई सर्वाइवल की लड़ाई है। हमारे सामने संकट यह है कि हम आने वाले वर्षों में जिंदा रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जमीनें जिस तरीके से छीनी जा रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे। हमारा तो पूरा का पूरा अस्तित्व संकट में है। और आप देख लीजिए इस देश में विकास के नाम पर जो धांधली चली है, जितनी भी परियोजनाएं लगी, उन परियोजनाओं का डेटा उठा करके देखिए, पता चलेगा उनमें जो लोग डिस्प्लेस हुए उनमें आधी से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, जिन्हें कहीं भी सेटल नहीं किया गया। जहां जिनको पुनर्वास करना था कहीं पुनर्वास नहीं हुआ। नर्मदा के लोग अभी तक भटक रहे पुनर्वास के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी लड़ाई तो पूरे के पूरे सर्वाइवल की है। दूसरी चीज, यहां पर जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, राजस्थान की कहानी मैं बता देता हूं। साउथ राजस्थान का हिस्सा, कुछ हिस्सा अनुसूची 5 के दायरे में, कुछ हिस्सा नहीं है। लेकिन जो हिस्सा अनुसूची 5 के दायरे में शेड्यूल एरिया की कैटेगरी में आता है, वहां पर आप देखिए पिछले 30 वर्षों से माइनिंग चल रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। माइनिंग वहां पर आदिवासियों के नाम पर निकाल दी गई, टेंडर्स आदिवासियों के नाम पर है। उनको पता ही नहीं है कि किसका अंगूठा लगा हुआ है उस माइनिंग पर, किसके नाम पर वो टेंडर खुला था, और कोई दूसरे ही लोग हैं जो माइनिंग कर रहे हैं, वहां से मुनाफा कमा रहे हैं। जिनके नाम पर वो टेंडर्स थे वो मर चुके हैं, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन जिंदा है, उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पर क्या क्या चल रहा है। इस अलग किस्म की लूट वो एक तरीके से चल रही है। एक माही डैम बनाया गया गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, माही रिवर जो आती है उसके ऊपर। आप जानकर के हैरान होंगे, माही डैम के आसपास के जो गांव हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। उनके पास बड़ा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसके पानी की सप्लाई गुजरात और मुंबई तक हो रही है, लेकिन वहां का आदिवासी जो 1 किलोमीटर के दायरे में आदिवासी है, उसके पास पीने का पानी नहीं है, क्योंकि पानी उस डैम से लेने नहीं दिया जाता। पुलिस आती है, डंडे मार के भगा देती है। और अब आप तरस रहे पानी के लिए, आप तरस रहे हैं खाने के लिए, आपके पास रोजगार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आदिवासी लोग मरने को विवश हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट एक अखबार में छपी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें एक कहा गया था कि इस देश में औसतन जो उम्र सीमा है किसी भी व्यक्ति की, औसत उम्र, एक आदिवासी उस क्राइटेरिया से 7 साल कम जिंदा रहता है इस देश के भीतर। 7 साल कम जिंदा है वो। आप सोचिए कि विकास के इस रास्ते पर चलते चलते हम यहां आप पहुंचे हैं कि एक नॉर्मल आम इंसान और एक आदिवासी की औसत उम्र में भी 7 साल का गैप है। इसलिए यह कहना बहुत जरूरी है कि हम अस्तित्व संकट से जूझ रहे हैं। जिस मणिपुर का जिक्र हुआ, मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में हम सब ने देखा कि आदिवासी बहनों को किस तरीके से नंगा करके परेड कराया गया। वो अकेली घटना नहीं है। जो मणिपुर में हुआ वो वीडियो तो आप सबने देखा, लेकिन जो राजस्थान में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना के हिस्से में हो रहा है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका में जो हो रहा है, उसका किसी को पता नहीं है कि वहां भी इसी तरीके से नंगा करके घुमाया जा रहा है। अभी हम सब ने देखा कि मध्य प्रदेश में
एक आदिवासी नौजवान के ऊपर एक व्यक्ति आता है, पेशाब करके चला जाता है, लेकिन किसी तरीके का रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिला। एक रिएक्शन अपन जो अर्बन स्पेस में जो सोसाइटी उसकी तरफ से एक रिएक्शन ट्विटर और फेसबुक पे तो मिला, लेकिन गांव समाज में कभी कोई रिएक्शन नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ डेली होता है, उनके लिए इसका कुछ भी नया नहीं था। रोज इस तरीके की घटनाएं उनके साथ हो रही हैं, उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। कोई आके मूत करके चला जाए, कोई कुछ और करके चला जाए, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि वो डेली झेल रहे हैं। हमने देखा कि राजस्थान के भीतर उदयपुर में अभी लगभग 1 महीने पहले एक आदिवासी महिला जो लगभग 65 से 70 साल की थी, कुछ नहीं, अपना एक जंगल में घास काट रही है। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, मुझे पूजना शुरू करो। उसने जैसे ही डिनाई किया, 5 से 7 मिनट में वहीं पड़े हुए पत्थर से उसका सर पूछ दिया गया। पत्थर से सर पूछ दिया गया उसका। वो महिला मर गई। किसी को कोई पता नहीं कि आज की तारीख में आदिवासी किस तरीके का क्राइसिस से जूझ रहा है। आधी आबादी आदिवासियों की ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, जिसके सामने खाने का संकट है और जो तमाम तरीके के संकट से जूझ रही है। इसलिए जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि चाहे नियमगिरी की लड़ाई हो, चाहे मणिपुर की लड़ाई हो, चाहे राजस्थान और मध्य प्रदेश की लड़ाई हो, वो लड़ाई सब में एक ही तरीके की लड़ाई है, और वो है एग्जिस्टेंस की लड़ाई, सर्वाइवल की लड़ाई। जैसे ही आप विरोध करने जाएंगे, आपके ऊपर स्टेट का जो डंडा चलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप यूएपीए में अंदर गए हैं कि किसी और मुकदमे में अंदर गए हैं। बस आप तो अंदर जाते हुए दिखते हैं। और आज की तारीख में जेलों में आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद दलितों का नंबर आता है। और क्योंकि उनके पास छुड़ाने के लिए, पैसा देने के लिए वकील नहीं है, ना कोई और पढ़ने लिखने वाली सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो उनके लिए लड़े। वो जीवन भर छोटे छोटे मुकदमों में कोई पॉकेटमारी के नाम पर उसको उठा करके ले जाता है, कोई दारू पी के दंगा करने के नाम पर उठा करके ले जा रहा है। अभी रिसेंट एग्जांपल आपको दिया जाए, अभी 8 से 10 दिन पहले साउथ राजस्थान में डूंगरपुर के पास में एक आदिवासियों का एक ग्रुप था, आरक्षण बचाओ मंच। उस मंच के साथियों ने कहा कि साउथ राजस्थान में रिजर्वेशन को जो है ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए, तथा उस इलाके को टीएसपी इलाका आता है, सब ट्राइबल प्लान के नाम से उसको बोलते हैं। तो उस टीएसपी इलाके में उन्होंने कहा कि जो नौकरियों के लिए जो योग्यता है उसमें कुछ कटौती की जाए। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि हम फला दिन प्रोटेस्ट करेंगे उस पहाड़ी पे जाकर। कोई रोड नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई पब्लिक नहीं, सिर्फ एक पहाड़ी पर जाकर के प्रोटेस्ट करने का उन्होंने ऐलान किया था। और जैसे ही लोग पहाड़ी पे पहुंचे, प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले राजस्थान सरकार ने उन सबको उठा करके जेल में डाल दिया। जैसे ही एक केस में 7 दिन बाद जमानत हुई, दूसरे केस में फिर से अंदर डाल दिया। आज की तारीख में 20 लोग जेल में हैं राजस्थान के भीतर। ये कांग्रेस सरकार कर रही है, ये बीजेपी का काम नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार का काम है। जहां बीजेपी को मौका मिल रहा है वहां बीजेपी कर रही है, जहां कांग्रेस के पास मौका है वहां कांग्रेस कर रही है। इसलिए अगर मैं बात करूं तो आदिवासियों के लिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, दोनों हमारे लिए उतने ही जहरीले हैं। दोनों को ही कॉर्पोरेट के एजेंडा को फिक्स करना है, किसी को ज्यादा तेजी से करना है, किसी को स्लोली काम करना है। हम सब ने ऑपरेशन ग्रीन हंट देखा है और झेला है। सभी को याद है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर बस्तर में और पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, और अभी छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले क्या हुआ है। तारमेटला में 2 लोगों को गोली मार दी गई पुलिस ने की तरफ से। कहा गया कि ये दोनों लोग नक्सली थे। वहां के ग्रामीण कह रहे हैं कि नहीं, ये खेती करने वाले ग्रामीण लोग हैं, जिसमें एक व्यक्ति पैन कार्ड धारक है, जो उसका कोई स्मॉल टाइप का कोई छोटा सा बिजनेस भी था, और दूसरा व्यक्ति खेती करता है, और नक्सली बताकर के उनको गोली मार दी गई। हर दिन इस तरीके का ऑपरेशन आदिवासी झेल रहा है। हमें याद है सिलगेर में
किस तरीके से सीआरपीएफ के कैंप लगाने के नाम पर जमीनों को हथियाने का सिलसिला शुरू हुआ था और कहा गया कि यहां सिक्योरिटी रीजन से सीआरपीएफ को जो है वहां पर डिप्लॉय किया गया। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा अगर आर्मी के लोग किसी इलाके में है तो बस्तर में है। बस्तर में क्या चल रहा है? क्यों बस्तर में है? बस्तर में नक्सली नहीं, बस्तर में दरअसल आदिवासी हैं जिनको नक्सली कहकर के मारा जा रहा है, नक्सली के नाम पर मारा जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां जो है किसी तरीके की आप आवाज उठाइए कोई सुनने वाला नहीं है। हम सबने देखा है सिलगेर में साल भर से ज्यादा लंबा आंदोलन चला, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसी तरीके से हसदेव के जंगलों को याद कीजिए, 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल अडानी को दे दिया गया। जो जंगल राजस्थान सरकार की जो बिजली उत्पादन वाली इकाई है उसके नाम पर वो टेंडर खुला था केंद्र सरकार की तरफ से कि राजस्थान सरकार की जो विद्युत उत्पादन विभाग है, सरकारी जो विभाग है, वो छत्तीसगढ़ में जाकर के वहां से बिजली उत्पादन करेगा। लेकिन पता चला कि कुछ सालों बाद वो एग्रीमेंट जो है शिफ्ट कर दिया गया अडानी को, और अडानी को जैसे शिफ्ट किया गया और अडानी ने वहां पर जो है जंगल काटना वो सब करना शुरू किया और एक पेड़ की कीमत उन्होंने लगाई 150 रुपया। कहा गया कि हम इतने बड़े जंगल में टोटल 8,000 पेड़ काट रहे हैं। 8,000 पेड़ को 150 से गुना कीजिए, लगभग 12,000 रुपए तय होता है। जंगल काटने का मुआवजा 12,000 रुपए तय हुआ। उन लोगों के नाम से फर्जी ग्राम सभाएं साइन करवा दी गई जिनकी मृत्यु 2016-17 में हो चुकी है। उनके नाम पर फर्जी साइन करके और ग्राम सभाओं की परमिशन दिला दी गई जिसमें वहां के एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल था। मरे हुए लोगों के साइन है उस पर। वो लोग जिस तारीख में साइन हो रहा है उससे 2 साल पहले 3 साल पहले मर चुके हैं, उनके साइन है। तो पूरे देश में अगर देखेंगे ग्राम सभाओं के अधिकारों की जो बात सर ने कही, लगातार उन अधिकारों को डाइल्यूट किया जा रहा है। कहा गया था कि हर राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। आज स्थिति देखिए, कहा गया उसमें यह कंपलसरी था कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की एनुअल जो है रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने सबमिट होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2016 के बाद से ज्यादातर स्टेट ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी ही नहीं। मैक्सिमम स्टेट्स में आज की तारीख में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैक्सिमम स्टेट्स में नहीं है। पेशा के रूल्स अभी तक जो जिन 10 राज्यों की बात कही गई कि 10 राज्यों में पेशा लागू होगा, 10 राज्यों में अभी तक की कंडीशन यह है कि लगभग 3 से 4 ऐसे जहां पर की पेशा के रूल्स फाइनलाइज नहीं हुए। पेशा लागू करना तो बात की बात है, 1996 से लेकर के 2023 चल रहा है और अभी तक सरकारें जो है रूल फाइनल कर नहीं कर पा रही हैं और अलग अलग चिट्ठी जारी करके जमीनें हड़प ली जाती है। कभी कोई चिट्ठी आती है, कभी कोई चिट्ठी आती है, कभी कोई चिट्ठी आती है और जमीनें छीनते जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आपसे जो कहना है वो यही है, मेरी आखिरी अपील, कि इस देश का आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और ये जो खतरा है इन 75 सालों में हमारे ही देश की सरकारों ने पैदा किया है, कोई दूसरा नहीं आया। अंग्रेजी हुकूमत जो खतरा हमारे लिए पैदा नहीं कर पाई, वो आजादी के बाद की सरकारों ने वो खतरा पैदा किया, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई तीसरी और सरकार हो। तो हमारी लड़ाई तो सर्वाइवल की लड़ाई है, हमारी लड़ाई तो हम जिंदा बचने की लड़ाई है। ये बाकी जितनी भी लड़ाइयां हैं हमारे लिए सब सारी की सारी सेकेंडरी है, सारी सेकेंडरी है। कि कोई देश का नाम बदल देगा, अरे हमारे लिए बदलना है बदल दे, कल बदलता आज बदल दे, हमारा तो खुद का संकट में है अस्तित्व। कोई कहता है ये हो जाएगा, अरे कल होता है आज हो जा। हमारी चिंता नहीं है क्योंकि हमारा तो खुद का अस्तित्व संकट में है। हम जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो बाकी लड़ाइयों को लड़के क्या करेंगे। तो इसलिए साथियों, हमारी लड़ाई हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है और आप सब साथियों से एक ही अपील है कि ये जो पूरा निजाम है, जो फासिस्ट निजाम है,
जो कम्युनल है, जो कास्टिस्ट है, जो कॉर्पोरेट परस्त निजाम है, इस निजाम से के खिलाफ ये जो लड़ाई, इसमें हमारा साथ दीजिए, हमारे अस्तित्व को बचाने में हमारा साथ दीजिए। शायद यह अस्तित्व अगर हमारा बचेगा तो हम भी देश को बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे, जैसा कि हमारे पुरखों ने दिया था। इस देश को रहने लायक बनाने वाले हम लोग हैं, इस देश को बचाने वाले हम लोग हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई इस देश के आदिवासियों ने बंगाल से और जो बिहार का इलाका था, तिलका मांझी की लीडरशिप में शुरू की थी। वो एक आदिवासी था। जब सारे राजे महाराजे सरेंडर कर चुके थे, नतमस्तक थे, गुलामी कर रहे थे, उस समय आदिवासी लड़ रहे थे। इसलिए आपसे अपील है कि इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, ताकि हम भी इस देश को बनाने में, बचाने में और तमाम किस्म की लड़ाइयों में आप सबका साथ दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।